राधे राधे। अपने बेटे की बात सुनकर यक्षित वेद को अपनी गोद में भर उसके सर को चूमते हुए बोला, बेटा आप टेंशन मत लो, आपकी मम्मा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और फिर आपके साथ बातें भी करेंगी। ओके। वेद अपने डैडी की गोद में बैठा हुआ अपने छोटे छोटे हाथों से वन्या को सिर को सहलाता है। उसके स्पर्श से वन्या को होश आने लगता है। थोड़ी देर में ही वन्या अपनी आंखें खोलती है। उसे अपने सामने वेद का चेहरा नजर आता है। वह झट से उठ बैठती है और वेद को अपनी बाहों में भरकर उसके सिर को किस करते हुए रोते हुए बोली, मेरे बच्चे कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है आपकी मम्मा की जान निकल गई थी। वेद वन्या के चेहरे को अपनी हथेलियों में भरने की कोशिश करते हुए उसके आंसुओं को पोंछ लेता और बोलता है, मत लो ये मम्मा, देखो मैं आग दे आऊँ और आपके पातू। वन्या एक बार फिर अपनी नम आँखों से वेद को अपनी बाहों में कस लेती है। थोड़ी देर तक दोनों यूं ही रहते हैं। फिर यक्षित वेद के सिर को सहलाते हुए बोला, बेबी आप अब चाचू के साथ अपने कमरे में जाओ। ओके, मम्मा बीमार है तो उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। वेद ने हाँ में सिर हिलाया और अपने युवान चाचू के साथ अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाते ही यक्षित ने मेड को लाया खाने की प्लेट वन्या के पास रखकर उसमें से एक बाइट वन्या की तरफ बढ़ाते हुए बोला, खाना खा लो। वन्या ने अपनी नम आँखों से साथ एक नज़र यक्षित को देखा और दूसरी तरफ देखते हुए बोली, मुझे भूख नहीं है। यक्षित अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, भूख नहीं है फिर भी चुपचाप खा लो, तुम्हें अभी मेडिसिन लेनी है। वन्या उसकी तरफ देखे बिना ही बोली, आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मर भी गई तो क्या होगा, कोई और आ जाएगा वेद की मम्मा बनने के लिए। वन्या की बात सुनकर यक्षित पर पारा चढ़ गया था, पर वन्या ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। सुबह यक्षित ने ही तो वन्या से अनजाने में ही पर कहा था कि वह इस घर में सिर्फ वेद की वजह से है। वन्या तो सिर्फ वही कह रही थी। यक्षित ने अपने गुस्से को काबू में कर लिया क्योंकि अभी वन्या की तबीयत ठीक नहीं थी और वह वन्या पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। वन्या ने यक्षित के हाथों को वो प्लेट ले लिया और अपनी नम आँखों से साथ खाना खाने लगी। खाते वक्त वह आंसू भी बहा रही थी। ये देखकर यक्षित को बहुत बुरा लग रहा था। पहली बार वह अपने किए पर इतना पछता रहा था। वह समझ गया था कि उसके उस वर्ड से वन्या बहुत हर्ट हुई है। वन्या की आंखों में एक एक आंसू यक्षित के सीने को चीरने का काम कर रहे थे। उसे महसूस हो रहा था कि वन्या के डैड ने उसे बहुत रुलाया है और उसने भी आज वही कर दिया। यह सोचकर कि उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे मासूम महसूस हो रहा था कि उसकी वाइफ आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही होगी क्योंकि उसने भी तो आज उसे इस घर में अपनी जगह बता दी थी। यक्षित को पता था कि वन्या का जगह उसके दिल में है, पर अनजाने में ही सही उसने वन्या का दिल दुखा दिया था। उसने आज एक बार फिर उसे तोड़ दिया था। वन्या ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए खाना खाया क्योंकि वह किसी को अपनी वजह से परेशान करना नहीं चाहती थी। खाने के बाद यक्षित ने उसे दवाई दे दी। वन्या ने ज़्यादा ना नुकुर नहीं करते हुए चुपचाप वो दवाई खा ली और बेड के एक कोने से सिमट कर सो गई। उसकी यह खामोशी यक्षित को बहुत चुभ रही थी। उसकी वजह से आज वन्या का दिल टूट गया था। वह सोचकर कि वह पागल सा हो गया था। उसने एक नज़र सोती हुई वन्या को देखा और वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। आज वह वापस आया तो वन्या को देखते हुए उसके बगल में बैठ गया। उसने उसके चेहरे को ध्यान से देखा जिसमें आंसुओं की लकीर बन गई थी। उसने आहिस्ता से वन्या को हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूमते हुए बोला, आई एम सॉरी वाइफी, आज मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर उसका ध्यान उसके माथे पर लगी चोट पर गया। उसने टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लाया और उसके माथे को ऑइंटमेंट लगाने लगा, पर लगाते ही उसे तेज़ जलन हुई और नींद की हालत में ही उसकी हल्की आह निकल गई। उसे थोड़ी देर देखने के बाद वह उसके बगल में लेट गया। वन्या जानबूझकर एकदम किनारे सोई थी ताकि वह यक्षित की पहुंच से दूर रहे। अगली सुबह यक्षित की जब आंखें खुली तो उसने अपने
साइड में देखा तो वन्या वहाँ नहीं थी। वन्या यक्षित के जागने से पहले उठ गई थी और वॉशरूम में फ्रेश होने के बाद वेद के कमरे में चली गई थी। उसने वॉशरूम की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। वह फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद बाहर आकर अपने जिम में चला गया। वन्या वेद के बेड के पास बैठकर उसके सिर को सहलाने लगी। वन्या ने आज नेवी ब्लू कलर की एक सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वेद को सहलाते सहलाते कब उसे आंखें लग गई वन्या को पता ही नहीं चला। थोड़ी देर तक वह वहीं वेद के पास ही सो गई। वन्या की नींद तब खुली जब वेद अपने छोटे छोटे हाथों से वन्या के गाल को थपकी देने लगा। मम्मा उठो! वेद की प्यारी सी आवाज़ वन्या के कानों में पड़ी तो उसकी नींद अपने आप छूट गई। वह वेद के प्यारे प्यारे होठों पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। वेद स्माइल करते बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा। वेद को लेकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह उसे रेडी करके बाहर ले आई। नीचे किचन में जाकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। वेद किचन काउंटर में बैठा हुआ अपनी मम्मा को कुकिंग करते हुए देख रहा था। यक्षित जब रेडी होकर नीचे आया तो उसने किचन में झांक कर देखा जहाँ वन्या खाना बना रही थी। मैं मन ही मन बोला, मैंने इसे रेस्ट करने के लिए कहा था, पर नहीं, इसे तो मेरी कोई बात नहीं सुननी। यक्षित ब्रेकफास्ट की टेबल पर बैठ गया। थोड़ी देर में ही सारे आ गए। चैतन्य दादाजी वन्या की तरफ देखते हुए बोले, बेटा अब कैसी है आपकी तबीयत? इससे पहले कि वन्या कोई जवाब दे पाती अनिल जी बीच में ही बोल पड़े, बेटा तबीयत ठीक नहीं थी तो ब्रेकफास्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। शेफ्स ये काम कर लेते और तुम ज़्यादा काम मत किया करो। अभी जितना हो सके उतना रेस्ट करो। वन्या स्माइल करते हुए ने ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए बोली, डोंट वरी दादाजी और डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वन्या ने यक्षित की प्लेट में भी ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया पर उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। वन्या को उसे इस तरह इग्नोर करना बहुत खल रहा था। वह जल्द से जल्द वन्या से माफ़ी मांगना चाहता था। शाम के वक्त वन्या अपने बेडरूम में थी। वह अपनी बालकनी से सनसेट के ब्यूटीफुल व्यू को निहार रही थी। यकायक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पहुंचते हुए वह वापस कमरे में आई। उसने कबर्ड में से एक फ़ोटो फ्रेम को निकालकर उसे देखने लगी। यकायक उसकी आंखों में आंसू आ गए और उस फ्रेम को छू गए। वन्या अपनी आंखों में आंसू लेकर फ़ोटो को देखते हुए बोली, मम्मा कहाँ चली गई हैं मुझे यूँ अकेला छोड़कर? आपको पता है मैं आज भी आपको उतना ही मिस करती हूँ जितना 22 साल पहले करती थी। प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए वापस आ जाओ, मुझे आपकी गोद में सोना है, प्लीज़ मम्मा। ये बोलकर वन्या ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी उसके कंधे पर एक गर्म स्पर्श महसूस हुआ। पीछे पलट कर देखा तो वह यक्षित था। वन्या ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यक्षित इस वक्त घर पर होगा। उसने झट से अपने आंसू पोंछ लिए और उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप कब आए? यक्षित उसी समय आ गया था जब वन्या अपनी मॉम के फ़ोटो फ्रेम से बातें कर रही थी। वन्या, आई एम सॉरी, मैंने अनजाने में ही तुम्हें दर्द दे दिया। वन्या अपने फेस पर एक दर्द भरा स्माइल लेकर बोली, इन दर्दों की तो जैसे आदत सी हो गई अब। मैंने कई दर्दों के साथ मैंने अपनी अभी तक की लाइफ गुजार ली। मुझे पता है आगे भी मुझे इन्हीं के साथ जीना होगा। ये कहते हुए वन्या वहाँ से जाने लगी पर यक्षित ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और वहीं बेड पर बैठा दिया। वन्या अभी भी यक्षित की तरफ नहीं देख रही थी। यक्षित ने उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, वन्या प्लीज़ एक बार मेरी तरफ देखो। वन्या ने उसकी बातों पर पूरी तरह इग्नोर कर दिया। यक्षित ने एक बार फिर उसके रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज़ वाइफी, मुझे तुम्हारा यूँ इग्नोर करना बहुत चुभ रहा है, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। वन्या ने अपनी मॉम को फ़ोटो फ्रेम को अपने हाथों से कसकर यक्षित की तरफ अपनी आंख उठाकर देखती है। वह जैसे ही ऐसा करती है उसकी आंखों से आंसू उसके गालों पर लुढ़क जाते हैं। यक्षित उन्हें पहुंचने के लिए ज्यों ही आगे हाथ बढ़ाता है वन्या उसके रोकते हुए बोली, रहने दीजिए, अब मेरी आंखों में इन आंसुओं के साथ जीना सीख लिया है। इतना कहने के साथ उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपक पड़ती हैं।
यक्षित अपनी नम आंखों से वन्या की तरफ देखते हुए बोला, क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ? वन्या ने ज़्यादा ना सोचते हुए वह फ्रेम यक्षित की तरफ बढ़ा दिया। वह एकटक उस फ्रेम को निहारने लगा। वन्या अपनी भरी आंखों के साथ बोली, मेरी मोम है। 22 साल पहले ये मुझे अकेले छोड़कर चली गई। तब से मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। बहुत यादें आती हैं इनकी, पर क्या करूँ। जब मैं छोटी थी तो इन्होंने मुझसे कहा था कि सभी मुझसे प्यार करेंगे, कोई मुझे तकलीफ़ नहीं देगा। पर जब बड़ी हुई तो पता चला कि इस दुनिया में मेरे सिर्फ और सिर्फ दर्द और कुछ भी नहीं। ये कहते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ी। यक्षित को पता चल गया था कि अब अगर वन्या को नहीं संभाला गया तो वह टूट जाएगी। वह पहले भी अपनी लाइफ में इस तरह का या इससे भी ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स सह चुकी है, पर अब वह उस कगार पर थी कि एक बार वह बिखरी तो फिर से संभल नहीं पाएगी। वह वन्या के पास आया और उसके अपने बाहों में पकड़ लिया। वह उससे छूटने के लिए छटपटाने लगी। वह रोते हुए बोली, छोड़ दीजिए मुझे आपके एहसास का कोई ज़रूरत नहीं है। पहले भी मैंने अकेले ज़िंदगी जी है। मुझे किसी के भी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दिन भी मैं अपनी बदकिस्मती से दूर भागना चाहती थी, पर आपने मुझे जाने नहीं दिया ताकि आप अपनी लाइफ में लाकर मुझे टॉर्चर कर सकें ना। ये कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और लगातार अपने उससे छूटने की कोशिश भी कर रही थी, पर यक्षित उसे छोड़ने की बजाय उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। आज यक्षित को रियलाइज़ हो रहा था कि वन्या अपनी पूरी लाइफ में हमेशा से हर्ट होती आई है। सबसे पहले माँ को खो देने का गम, फिर अपनी स्टेप मम्मा का टॉर्चर, उसके बाद उसके खुद के डैड ही उसके खिलाफ हो गए थे। वन्या की पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल से भरी हुई थी। वह वन्या के सिर पर किस करते हुए बोला, वाइफी प्लीज़ शांत हो जाओ। मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था, पर प्लीज़ तुम एक बार शांत हो जाओ। वन्या ने रोते हुए उससे छूटने की बहुत कोशिश की, पर आखिर में वह नाकाम रही और यक्षित की बाहों में खुद को लूज छोड़ दिया। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही रहे। वन्या यक्षित के सीने से लगी हुई सिसक रही थी। यक्षित ने उसे आहिस्ते से अलग किया और पानी का ग्लास लेकर वन्या को पिलाने लगा। अब तक उसकी आंखों से रो रो कर लाल हो चुकी थी। वह वन्या के गालों पर अपने हाथों में भरकर अपनी नम आंखों के साथ बोला, वाइफी आई एम रियली सॉरी। मैंने अनजाने में ही मम्मा को प्रिंसेस को हर्ट कर दिया। मैं ही नहीं अनजाने में मम्मा की प्रिंसेस को हर्ट कर दिया। तुम मेरे लिए क्या हो ये कभी वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता। मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वाइफी। वन्या ने यक्षित की आंखों में गिल्ट देखा। उसकी नम आंखें बता रही थी कि वन्या को चोट पहुंचाकर उसे कैसा महसूस हो रहा। वन्या ने अपनी नम सूजी हुई आंखों के साथ यक्षित की तरफ देखा। एक बार फिर उसके गालों पर आंसुओं की लकीरें खिंच गईं। यक्षित उसके आंसुओं को पोंछकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, तुम यक्षित राय सिंघानिया के दिल की धड़कन हो, जिसके सहारे मैं जिंदा हूँ। अगर तुम ही मुझसे नज़रें फेर दोगी तो मेरे दिल धड़कना बंद हो जाएगा। ये कहते हुए वो वन्या को अपने सीने में छिपा लेता है। वन्या भी अपनी आंखें बंद करके अपना सिर यक्षित के सीने पर रख देती है। दोनों थोड़ी देर ऐसे ही रहते हैं। जब उसको यक्षित को कोई हलचल मालूम नहीं होती तो वो वन्या से अलग होता है। तब तक वन्या दवाइयों के असर के कारण सो चुकी थी। उसने आहिस्ता से वन्या के माथे को चूम लिया और उसे बेड पर आराम से सुलाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। वह उसके बगल में लेट गया। उसकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। वन्या की बातों से वो समझ गया था कि उसने वन्या को डीपली हर्ट किया है। उसे यह एहसास कराया कि वह अभी भी इस दुनिया में अकेली है। यक्षित को नहीं समझ आ रहा था कि वह वन्या के चेहरे पर दोबारा स्माइल कैसे लाए। यही सोचते हुए उसे नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह, प्लीज़ जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अगली सुबह वन्या जब ब्रेकफास्ट रेडी करके अनिल जी के कमरे में आई उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने, तब वे एक बुक पढ़ रहे थे।
वन्या ने उन्हें नीचे आने के लिए कहा, पर अनिल जी ने उसे रोक दिया। बेटा यहाँ आओ। वह क्या हुआ डैड, सब ठीक है? वन्या ने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। वह अनिल जी से अपनी तकलीफ़ें, अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रही थी, पर भला एक डैड से अपनी बेटी की तकलीफ़ें छुपी हैं क्या? वो अब छिप जाती? अनिल जी समझ गए थे कि उसकी बेटी को किसी ने डीपली हर्ट किया है। वन्या अनिल जी के बगल में बैठ गई। अनिल जी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बताओ क्या बात है? मुझे पता है तुम दुखी हो। वन्या फिर से अपनी तकलीफ़ छुपाने की कोशिश करते हुए उनके फेस पे स्माइल लाकर बोली, नहीं तो डैड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़क कर उसके गालों में आ जाती है। वन्या एक तरफ से आंसुओं को तो झट से पोंछ लेती है, पर अनिल जी उसके दूसरे गाल के आंसू पोंछते हुए बोले, मेरी बेटी तो ऐसी नहीं थी। वह अपने डैड से कोई भी बात नहीं छुपाती थी। अनिल जी का इतना कहना ही था कि वन्या की आंखों में आंसू बहने लगे। वह अनिल जी के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अनिल जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके सिर पर प्यार से सहलाने लगे। उन्हें तो वन्या को देखकर ही पता चल गया था कि वह ठीक नहीं है। थोड़ी देर तक वन्या यूं ही सिसकती रही। अनिल जी प्यार से उसके सिर पर सहलाने लगे। जब वह थोड़ी शांत हो गई तो अनिल जी ने पानी का गिलास वन्या की तरफ बढ़ाकर उसे पानी पिलाया और उसके सिर को सहलाते हुए बोले, बेटे, एक पिता से अपने बच्चे की तकलीफ़ नहीं छिपती, और मैं अपनी बेटी से नाराज़ भी हूँ। वह अपनी तकलीफ़ में है और उसने अपने डैड को बताया भी ज़रूरी नहीं समझा। उसके सिर पर किस करते हुए अनिल जी बोले, बताओ बेटा, क्या हुआ? किसने तुमसे कुछ कहा क्या? वन्या ने ना में सिर हिला दिया और अनिल जी की तरफ देखते हुए अपनी नम आँखों से बोली, मुझे मॉम की बहुत याद आ रही है आज। इतना कहते हुए वो फिर से रोने लगी। अनिल जी उसे अपने सीने से छिपाते हुए उसे शांत करते हुए बोले, शांत मेरा बच्चा, शांत। मॉम नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे ये पिता हमेशा तुम्हारे साथ हैं और वो अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। अनिल जी वन्या की फैमिली लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में जानते थे। वे ये भी जानते थे कि वन्या जब 2 साल की थी तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। किस तरह से उसके डैड ने उसकी स्टेप मॉम ने उस टॉर्चर किया, इन सब के बारे में भी वे जानते थे। पर अनिल जी महसूस कर पा रहे थे कि ज़रूर कोई और बात भी है जो वन्या उनसे छुपा रही है, पर उन्होंने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया और उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहा। युवान अनिल जी के कमरे में बाहर ही खड़ा था। उसने वन्या की ये हालत देखी तो नहीं रह पाया। अनिल जी उसे अपने कमरे में बुला लेते हैं। युवान अनिल जी के बगल में बैठ गया। वो उनकी तरफ देखते हुए बोले, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी भाभी को क्या हुआ है। उसकी हालत तो तुम देख ही चुके हो। मुझे पूरा यकीन है ज़रूर किसी ने उससे कुछ कहा है। युवा ने एक नज़र अनिल जी की ओर देखा और कहा, हाँ डैड, आपने सही कहा। फिर युवान यक्षित और वन्या की सारी बातें उन्हें बता देता है। किस तरह वेद के किडनैप होने पर सारा ब्लेम उसके सिर पर डालकर उसे कितना सुनाया था। यह सुनकर अनिल जी का चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया। अनिल जी सामने की तरफ देखते हुए बोले, मुझे तो पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि वन्या ज़रूर किसी की बात से हर्ट हुई है, पर वो तुम्हारा भाई ही होगा, ये नहीं सोचा था। उसकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बेटी को डांटने की। आने दो उसे, आज मैं उसकी खबर लेता हूँ। ये कहते हुए अनिल जी कमरे से बाहर आकर ब्रेकफास्ट की टेबल के पास चले जाते हैं। युवान मन ही मन बोला, आज तो भाई गए। दूसरी तरफ रजावत इंडस्ट्रीज़। अने अपने केबिन में बैठा हुआ अपने सभी इम्पोर्टेंट मैनेजर्स को परफॉर्मेंस रिपोर्ट देख रहा था। उसे उन्हीं में से किसी एक को अपना पीए सिलेक्ट करना था, क्योंकि उसकी पीए मिस शिवानी पर अटैक हो गया था, इसलिए वह हॉस्पिटल में एडमिट थी। दृष्टि की परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखते हुए वह स्माइल करने लगा और बोला, डैड इज़ राइट, ये चटरबॉक्स काम करने के मामले में बहुत हार्ड वर्किंग और पंक्चुअल है, तो इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ मेरे साथ ही आँख मिचौली खेलती है। नॉट बैड दृष्टि, अब तो तुम मेरी पीए बनने जा रही हो।
मैं भी देखता हूँ कि मेरे साथ तुम कितनी आँख मिचौली खेलती हो। वह मीटिंग हॉल में गया जहाँ पर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स ऑलरेडी बैठे हुए थे। दृष्टि ने तो ऑफिस से छुट्टी लेने की भी कोशिश की थी और आज उसे किसी भी कीमत पर छुट्टी नहीं मिलने वाली थी। वह भगवान से यही प्रेयर कर रही थी कि प्लीज़ वो पीए नहीं बनना चाहिए। थोड़ी देर में ही रिजल्ट सामने आ गया और बेशक पीए दृष्टि ही सिलेक्ट हुई। उसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे रिएक्ट करे। उसे तो अनय पर पूरा यकीन हो रहा है कि वह उसे बदला लेने के लिए उसे पीए सिलेक्ट कर रहा है। वह अपनी सीट पर खड़े होते हुए बोली, थैंक यू फॉर योर ग्रेट दिस अपॉर्चुनिटी सर, पर मैं इस पोस्ट को ठीक से हैंडल नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आप किसी और को सिलेक्ट कर दीजिए। अनय सबकी तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज़ में बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मिस मेहता, मैंने बहुत समझ के ये डिसीज़न लिया है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि कोई मेरे इस डिसीज़न के एग्री नहीं करे। इसके बाद वो जैसे किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कुछ बोलने की। वैसे भी सब दृष्टि के पीए बनने से खुश ही थे क्योंकि वह इसकी पूरी हकदार थी। सबने दृष्टि के लिए जोरदार तालियां बजाईं। अगर कोई ना खुश था तो वो थी मिस साइना मलिक, जो कि प्रोजेक्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर थी। वह अपनी जलती आंखों से दृष्टि को घूर रही थी क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अनय की पीए तो वही बनेगी। अब उसका सपना चकनाचूर हो चुका था। सबने दृष्टि को बधाई दी पीए बनने की। अनय मीटिंग हॉल से बाहर निकलते हुए बोला, कैबिन में मेरा वेट करो, आई विल बी देयर इन 10 मिनट्स। अब दृष्टि उसकी पीए थी और उसे अनय के साथ काम करना ही था। ऑफिस का ज़्यादातर वक्त उसके साथ रहते हुए भी बीतना था। दृष्टि उसके कैबिन में गई और अनय की वेट करने लगी। आज से पहले उसे कभी इतनी बेचैनी नहीं हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी घबरा क्यों रही है। उसने अपने आप को रिलैक्स करते हुए बोला, डोंट वरी दृष्टि, यू आर स्ट्रॉन्ग, तुझे उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी उसकी बेचैनी थी कि कम होने की बजाय ही नहीं हो रही थी। तभी अनय कैबिन में एंटर होता है। उसे बेचैन देखकर उसके फेस पर एक शरारती स्माइल आ जाती है। वह दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, मिस दृष्टि, तुम तो मेरा इस तरह से इंतज़ार कर रही हो जैसे यह ऑफिस का केबिन नहीं बल्कि हमारी फर्स्ट नाइट का बैट हो। दृष्टि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अनय की तरफ घूरने लगी और बोली, मिस्टर रजावत, आप इतने बेशर्म हैं। मुझे तो नहीं लगा था कि आप मुझसे इस तरह से बातें करेंगे। अजय डेविल स्माइल करते हुए दृष्टि के पास जाने लगा, पर इससे पहले ही वह चेयर से उठ खड़ी हुई और दीवार की तरफ पीछे हटने लगी। अनय उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगता है मैं किस तरह से बातें करूँगा? दृष्टि पीछे हटते हुए हकलाते बोली, दूर रहिए हमसे, समझिए आप। पर अनय पर किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। वह दृष्टि के पास पहुंचकर अपने हाथों को दीवार पर टिकाकर उसकी तरफ झुकने लगता है। इससे दृष्टि की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वह अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। अनय पहले तो उसके इस डरे हुए फेस को एक फ़ोटो अपने मोबाइल पर कैप्चर कर लेता है और बोला, तुम अपने छोटे से दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि मैं तुम्हें इस ऑफिस से निकाल दूंगा, और एक बात अपने दिमाग में डाल दो कि जब तक मैं इस ऑफिस में हूँ तब तक मेरी पीए तुम ही रहोगी, अंडरस्टूड? दृष्टि अपनी टिमटिमाती आंखों से अनय की तरफ देखते हुए बोली, ओके सर, चलो अब पहले अपने और मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ, फिर हम काम शुरू करते हैं। दृष्टि ने अनय का ऑर्डर फॉलो करते हुए कॉफ़ी लेने के लिए पेंट्री की तरफ जाने लगी। कॉफ़ी का सिप लेने के बाद दृष्टि उसे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में समझाने लगी। दूसरी तरफ अनिल जी आज बेसब्री से यक्षित का वेट कर रहे थे। उन्होंने यक्षित को फ़ोन करके पहले ही कह दिया था कि वह आज जल्दी घर आए। यक्षित ने इसका रीज़न पूछा तो अनिल जी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसे घर वापस आने के लिए कह दिया। थोड़ी देर बाद यक्षित अनिल जी के कमरे में आ गया। उसने डैड का सख्त चेहरा देखा और वह समझ गया कि ज़रूर कोई सीरियस बात है। अनिल जी उसे रूम के सोफे के पास बैठने के लिए बोले। यक्षित वहाँ बैठ गया और उनकी तरफ देखते हुए सर्द आवाज़ में बोला, कहिए डैड,
आपको क्या बात करनी थी? सब ठीक है ना? अनिल जी यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए तो तुम्हें यहाँ बात करने के लिए बुलाया है। डैड, मैं कुछ समझा नहीं। यक्षित, बेटे, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुमने मुझे ये उम्मीद नहीं थी। डैड, आप जो भी कहना चाहते हैं आप साफ साफ कहिए। अनिल जी वन्या की बातें यक्षित के सामने रख देते हैं। वे सख्त होकर यक्षित से बोलने लगे, यक्षित, तुमने उसे बहुत हर्ट किया है। तुम्हारी तीखी बातों ने वह अंदर तक टूट गई है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अपनी हंसती खेलती बेटी को वापस कैसे लाऊं। यक्षित अपने टोन में गिल्ट लेकर बोला, डैड, मुझे मेरे किए पर बहुत पछतावा है। मैं वेद की फिक्र में ये तक भूल गया था कि वो भी तो वेद की माँ है। डैड, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वन्या का मुझे इग्नोर करना जायज़ है, क्योंकि मैंने ही तो उसे ये एहसास कराया कि वह इस दुनिया में अकेली है। यक्षित अनिल जी का हाथ पकड़कर बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वन्या को वापस से ठीक कैसे करूं। उसकी खामोशी हर वक्त मेरे सीने में चीरने का काम करती है। डैड, उससे बहुत प्यार करता हूं, पर पता नहीं कैसी मैंने उस दिन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया और अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। पर डैड, ये गलती अब दोबारा कभी नहीं होगी। टू बी कंटिन्यूड। आगे की कहानी में जानने के लिए सुनते रहिए सीओस फोर्स वाइब और बने रहिए इस कहानी पर। यू आर लिसनिंग फ्रॉम काना, हम सबके काना चैनल। इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, और आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें भी मज़ा आएगा। सो छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, और राधे राधे।